सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। जेडी वैंस उतरते ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनके सामने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। यह कोई ऑर्डिनरी वेलकम नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक डील का स्टेज सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है कि टॉक्स के बीच में चाइना ईरान को वेपन्स भेज रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका के इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक बीजिंग नए एयर डिफेंस सिस्टम्स शिप कर रहा है ईरान के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और वह भी थर्ड कंट्रीज के थ्रू, ताकि उनकी ट्रू ओरिजिन मास्क हो सके। तो चलिए बिना किसी और डिले के आज की ब्रेकिंग न्यूज को डिटेल में तोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस्लामाबाद की यह टॉक्स मेक और ब्रेक मोमेंट साबित होंगी या हम फिर से वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स, खबरों के पीछे का पूरा सच। ईरान यूएस सीज़फायर के मद्देनजर दोस्तों आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक अनप्रेसिडेंटेड सीन देखा गया। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जो अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर है, उतरते ही उनका वेलकम पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने किया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी यूएस डेलीगेशन के साथ है। यह वेलकम किसी ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक विजिट का नहीं, बल्कि एक हाई स्टेक्स नेगोशिएशन का सिग्नल है। आज का यह दिन दुनिया के लिए और हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। और यह टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह टॉक्स डिसाइड करेंगी कि टेम्पररी सीज फायर जो 2 हफ्ते की है वह परमानेंट पीस में कन्वर्ट होती है या नहीं। सवाल यह है कि फॉर्मेट क्या है। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से टॉक्स इनडायरेक्ट होंगी। दोनों डेलीगेशंस अलग अलग रूम्स में बैठेंगे और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उनके बीच प्रपोजल्स शटल करेंगे। यही फॉर्मेट पहले भी ओमन मेडिएटेड राउंड्स में भी यूज हुआ था। लेकिन यहाँ मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता देना चाहती हूँ। जब यह टॉक्स हो रही है तभी CNN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि चाइना ईरान को वेपन्स शिप करने की तैयारी कर रहा है। बीजिंग नए एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान के लिए भेज रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और वह भी थर्ड कंट्रीज के थ्रू, ताकि उनकी ट्रू ओरिजिन मास्क हो सके। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और खतरनाक भी। क्या ये सीज़फायर आगे की वॉर को बढ़ाने की लाइफलाइन है? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि ईरान मिलिट्री डिफीटेड है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा वे सैन्य रूप से हार चुके हैं और अब हम बिना किसी समझौते के या किसी समझौते के साथ खाड़ी को खोलने जा रहे हैं। लेकिन अगर ईरान सैन्य रूप से हार चुका है तो चाइना उन्हें नए एयर डिफेंस सिस्टम्स क्यों भेज रहा है? इधर अमेरिका ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर रहा है या चाइना अपना अलग गेम खेल रहा है? और ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरानियों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके पास इंटरनेशनल वाटरवेज का इस्तेमाल करके दुनिया को थोड़े समय के लिए डराने धमकाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। आज उनके वजूद की इकलौती वजह सिर्फ बातचीत के मेज पर आना है। आज उनके जीवित रहने का एकमात्र कारण सिर्फ समझौता करना है। तो क्या ईरान के लिए नेगोशिएशन उनकी जिंदगी है? तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक पैरालाइज्ड क्यों है? आप एक कंट्री को बोल रहे हैं कि तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम नेगोशिएट कर रहे हो, वरना तुम्हें खत्म कर दिया जाता। यह थ्रेट है या नेगोशिएशन? आई थिंक दोनों है। लेकिन एक बात क्लियर है, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्टाइल है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स और एक्सट्रीम डील्स। लेकिन ईरान की डेलीगेशन, जिसको लेड ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ कर रहे हैं, वह कॉशियस टोन में एक बात आई है। गालिबाफ ने कहा, अमेरिकियों के साथ बातचीत का हमारा अनुभव हमेशा असफलता और वादे तोड़ने के साथ ही खत्म हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि दे अटैक्टेड अस ट्वाइस इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशंस। वी हैव गुडविल बट नो ट्रस्ट। यह गुडविल बट नो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ईरान नेगोशिएट करने को तैयार है, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है कि अमेरिका अपनी प्रॉमिसेस रखेगा।
और उनका ट्रस्ट डेफिसिट जस्टिफाइड भी है, क्योंकि हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स ये हो चुका है। अब यहाँ मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछती हूँ। जब तक एक तरफ अमेरिका कह रहा है यू हैव नो कार्ड्स, दूसरी तरफ चाइना वेपन्स भेज रहा है और ईरान कह रहा है वी हैव गुडविल बट नो ट्रस्ट, तो इन टॉक्स की सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है कि चाइना का वेपन्स शिपमेंट टाइमिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉक्स के दिन ही यह न्यूज लीक करना क्या कोइंसिडेंस है? शायद चाइना सिग्नल दे रहा है कि ईरान अकेला नहीं है, शायद अमेरिका प्रेशर को काउंटर कर रहा है। लेकिन इससे एक बात क्लियर होती है कि यह सिर्फ यूएस ईरान का बायलैटरल इश्यूज नहीं रहा, अब इसमें चाइना भी अपना इंटरेस्ट ऐड कर रहा है। और जब चाइना इन्वॉल्व हो तो जियोपॉलिटिक्स और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और यहाँ मेरा टेक ये है कि ट्रम्प का नो कार्ड्स वाला स्टेटमेंट एक्चुअल नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी में फिट होता है। आप किसी कंट्री को बोलो कि तुम्हारे पास कोई कार्ड्स नहीं है, तो वह कंट्री प्रूव करने की कोशिश करेगी कि उसके पास कार्ड्स हैं। ईरान ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है, उसके पास मिसाइल्स है, उसके पास प्रॉक्सीज है, तो चाइना की बैकिंग भी दिख रही है। तो नो कार्ड्स रियलिटी नहीं, रेटोरिक है। लेकिन गालिबाफ ने जो कहा कि वी हैव गुडविल बट नो ट्रस्ट, वह रियलिटी है। ट्रस्ट रिबिल्ड करना, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, बहुत टाइम लगता है और अगले 2 हफ्तों में ट्रस्ट रिबिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये टॉक्स मेक और ब्रेक है। जैसे पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, लेकिन मेक की पॉसिबिलिटी कम लग रही है जब तक लेबनान का इश्यू रिजॉल्व नहीं होता, और वो आसानी से रिजॉल्व होता दिख नहीं रहा है। अब आते हैं उस एंगल पर जो इस सीज़फायर की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, लेबनान। क्योंकि जब जेडी वैंस इस्लामाबाद में टॉक्स कर रहे हैं तभी लेबनान में स्ट्राइक्स जारी है। लेबनीज अथॉरिटीज के मुताबिक वेंसडे की स्ट्राइक्स में सिर्फ 10 मिनट में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। यही वह दिन था जब सीज़फायर सिर्फ कुछ दिन पुरानी थी और यह डेडलीस्ट डे था इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट में, जो फरवरी 28 को यूएस इजरायली स्ट्राइक्स के बाद फिर से भड़का। ईरान का कहना है कि यह स्ट्राइक्स ग्रेव वायलेशन है टेम्पररी ट्रूस का, और मीडिएटर पाकिस्तान ने इनिशियली इंडिकेट किया था कि लेबनान इस एग्रीमेंट में फैक्टर था। लेकिन अमेरिका और इजराइल मेंटेन करते हैं कि लेबनान कभी भी सीज़फायर का हिस्सा नहीं था। 3 तरफ 3 नैरेटिव्स, और इस कंफ्यूजन के बीच में इजरायली और लेबनीज रिप्रेजेंटेटिव्स नेक्स्ट वीक में वॉशिंगटन डीसी में मिलने वाले हैं, लेकिन वह भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेबनीज प्रेसिडेंट्स ऑफिस के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि लेबनान सिर्फ तब इजराइल के साथ नेगोशिएशंस करेगा जब सीज़फायर पहले से इफेक्ट में आ जाए। सवाल यह है कि यह इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इसको समझने के लिए हमें 1948 में जाना होगा। इजराइल और लेबनान टेक्निकली 1948 से वॉर मोड में है, जब लेबनान ने नेबरिंग अरब स्टेट्स के साथ मिलकर इजराइल के क्रिएशन को अपोज किया था। उस टाइम लेबनीज फ्रंट पर लिमिटेड फाइटिंग हुई, लेकिन कोई फॉर्मल पीस एग्रीमेंट कभी नहीं हुआ। तो टेक्निकली 78 इयर्स से ये वॉर चल रही है। कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं, स्ट्रिक्ट ट्रैवल बैन्स, लेबनीज इजराइल नहीं जा सकते और इजरायलीज लेबनान नहीं आ सकते। फिर आया 1982, इजराइल ने लेबनान पर इन्वेजन किया और बेरूत तक कंट्रोल कर लिया। यह इन्वेजन हिजबुल्लाह के जन्म की डायरेक्ट वजह है। हिजबुल्लाह, जिसका मतलब पार्टी ऑफ गॉड, एक ईरान बैक्ड मुस्लिम मिलिटेंट और पॉलिटिकल ग्रुप है। इसको मुख्य रूप से इजरायली कब्जे का विरोध करने के लिए बनाया गया था और खास तौर पर इजराइल को खत्म करने के लिए। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिसर्च फेलो अर्बन कनिंघम कहती है कि हिजबुल्लाह की स्थापना स्पष्ट रूप से उस कब्जे का मुकाबला करने के लिए की गई थी और साथ ही इजराइल को नष्ट करने के इरादे से की गई थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से तब से इन समूहों के बीच लगभग निरंतर युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह ने गोरिल्ला स्टाइल वॉरफेयर का सहारा लिया और 2000 तक इजराइल सदर्न लेबनान से विद्रोह हो गया। फिर 2006 में एक और वॉर हुई जो लार्जली हिजबुल्लाह के लिए सक्सेस मानी जाती है। उन्होंने इजरायली एडवांसेस को रोक दिया और सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया। कनिंघम हिजबुल्लाह को इस तरह बयान करती है कि दुनिया के सबसे सफल पैरामिलिट्री ग्रुप्स में से एक,
जो प्रभावी रूप से लेबनान के भीतर एक अलग राज्य बन चुका है और लेबनान की राजनीतिक प्रक्रिया को यह बंधक बनाकर रखता है। इस विकास के लिए ईरानियन फंडिंग बेहद महत्वपूर्ण रही है। इजराइल पॉलिसी फोरम के निम्बोड नोविक कहते हैं कि ईरान को यह समझने में देर नहीं लगती कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर दांतों तक हथियारों से लैस यानी कि आर्म टू द टीथ एक शक्तिशाली उग्रवादी समूह की क्या क्षमता हो सकती है। और यहाँ मेरा टेक ये है कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, यह ईरान का स्ट्रैटेजिक एसेट है। इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर आर्म टू द टीथ और ईरान बैक्ड, इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लेकिन 1982 से 2026 तक 44 साल में वह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने खुद को लेबनान की पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक में इतना डीप इंटीग्रेट कर लिया है कि उसे अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और जब सीज फायर में लेबनान को इंक्लूड नहीं किया गया तो यह ऐसा होल है जिसमें पूरी सीज फायर लीक हो सकती है। ईरान के लिए हिजबुल्लाह रेड लाइन है। अगर हिजबुल्लाह पर अटैक्स होते रहे तो ईरान को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, चाहते हुए भी वह सीज फायर बचाना चाहे। और अगर ईरान स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है तो अमेरिका को भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और फिर वही साइकिल, एस्केलेशन, काउंटर एस्केलेशन और वॉर। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब तक लेबनान का इश्यू सॉल्व नहीं होता तब तक यह सीज फायर एक पेपर सीज फायर है। ग्राउंड पर इसका कोई अस्तित्व को इम्पोर्टेंस नहीं है। और पाकिस्तान की मीडिएशन चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, दोनों साइड्स को लेबनान पर अग्री करवाए बिना परमानेंट पीस नहीं ला सकती। तो आज की कहानी में 3 चीजें क्लियर हैं। एक, इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही है लेकिन कमरे अलग है, भरोसा अलग है और हिस्ट्री अलग है। 2, चाइना अपना गेम खेल रहा है, वेपन्स भेज रहा है और अमेरिका को सिग्नल दे रहा है कि तुम अकेले नहीं हो इस टेबल पर। 3, लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक साइड वॉर नहीं है, यह 78 इयर्स पुरानी वाउंड है जो अभी तक भरी नहीं है और हिजबुल्लाह उस वाउंड का गार्ड बन चुका है। जब तक ये 3 फैक्टर्स एक साथ एक्टिव है, यानी डिस्ट्रस्ट, चाइना का शेडो और लेबनान का ओपन वाउंड, तब तक यह सीज फायर एक पेपर पॉज से ज्यादा कुछ नहीं। और पेपर पर लिखी पीस ग्राउंड पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपकी पॉकेट को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डेलीगेशन किस रूम में बैठी है, आपको फर्क पड़ता है कि आपकी मंथली बजट में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। और जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रूली सेफ नहीं होता, जब तक लेबनान में बॉम्ब गिरना बंद नहीं होते, तब तक आपकी पॉकेट की टेंशन खत्म नहीं होगी। इसीलिए अगले कुछ दिन देखने वाले हैं। इसीलिए जरूरी है हम सिर्फ न्यूज न देखें बल्कि उसे समझे, क्योंकि यह जंग चाहे कहीं और हो रही है, असर कहीं ना कहीं हम सब पर हो रहा है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि और लोग भी इस न्यूज को समझ पाए। मैं हूं गायत्री, आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।